अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और तमाम परेशानियों को दूर करे, और जो हम में नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। ये इंडोनेशिया के एक साइली गांव की कहानी है। दोपहर के 3:30 का वक्त था। अचानक ही बादलों ने आसमान को अपने दबेज़ चादर में छुपा लिया। चंद महू में ज़मीन रोशनी से खाली हो गई। अंधेरे की स्याही के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगीं। दरख्तों के पत्ते तो क्या, टहनियाँ तक टूटने लगीं। बिजली के खंभे और बड़े बड़े टावर इन तेज़ हवाओं की ताब न ला सके और इधर उधर बिखर गए। कच्चे मकानों की छतें हिलने लगीं और खौफ के मारे लोगों के हवास गुम होने लगे। इस गांव में अली और आलिया नामी 2 बहन भाई रहते थे। अली की उम्र 16 साल और आलिया 14 साल की थी। इनके वालिदैन माहीगीरी यानी मछलियां पकड़ने के पेशे से वाबस्ता थे और 7 माह पहले एक समंदरी तूफान में दोनों का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन की वफात के बाद गांव के लोगों ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मछली के ठेकेदार ने इनके वालिदैन की कश्ती कब्जे में ले ली। उनके चचा ने घर का कीमती सामान हथिया लिया और आज इसने अली और आलिया को उनके घर से भी निकाल कर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। हवा के तूफान के वक्त अली और आलिया समंदर के किनारे खुराक की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तूफान की वजह से चंद मछलियां पानी की लहरों के साथ रेत पर आ गईं और दोनों ने इनको उठाकर घर की राह ली। जोरों की भूख ने इनको तूफान के खौफ से आज़ाद कर रखा था। दोनों ने सैर होकर मछलियों से अपनी भूख मिटाई तो इस वक्त तक तूफान का जोर टूट चुका था। अब रात के 9 बजे का वक्त था। गांव के लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और अल्लाह ने इनकी तौबा भी कबूल कर ली थी। हवाएं जिस तरह अचानक नमूदार हुईं, इसी तरह आनन फानन बंद हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे में एक घर में बाप बेटों का झगड़ा जारी हो था। बेटों का इसरार था कि अली और आलिया के घर पे कब्जा करने का ख्याल छोड़कर इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इनका बाप और माँ अपने ख्याल को तर्क न करने पर ज़िद थे। हवाओं के तूफान के वक्त तो उन्होंने इस काम से तौबा कर ली थी, मगर जो ही तूफान ख़त्म हुआ इनकी नीयतों का फतूर फिर से लौट आया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उनके मंसूबे में हायल ना हो सके। चचा और चच्ची का प्रोग्राम था कि रात 12 बजे के करीब आलिया और अली को रस्सियों से बांधकर समंदर में फेंक देंगे। लोगों को बताया जाएगा कि दोनों बहन भाई शहर से भाग गए हैं। मछली खाने के बाद अली और आलिया पर गहरी नींद तारी हो गई। इन्हें वक्त गुजरने का कोई एहसास न था। रात के 12 बजे दोस्त साए चुपके से इनके घर में दाखिल हुए। उन्होंने रुमाल सूंघाकर दोनों को बेहोश किया और एक रेड़ी में लिटाकर समंदर की राह ली। दोनों बहन भाई आने वाले खतरे से बेनियाज बेहोशी में पड़े थे। समंदर करीब आ गया था। दोनों साए जो उनके चचा और चच्ची के थे, उन्होंने अली और आलिया को अपनी रेड़ी से नीचे उतारा और कंधों पर उठाकर समंदर में दाखिल हो गए। अब समंदर का पानी इनके घुटनों को छू रहा था। चचा ने मशवरा दिया कि दोनों को मज़ीद आगे फेंका जाए ताकि सुबह तक समंदर की बड़ी मछली इनको निगल जाए। इसी असना में उनकी नज़र एक खाली कश्ती पर पड़ी। दोनों ने मानी खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा और फिर अली और आलिया को कश्ती में डालकर समंदरी लहरों के हवाले कर दिया। दोनों देर तक कश्ती को देखते रहे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो दोनों वापसी के रास्ते पर हो लिए। अभी दोनों घर और समंदर के दरमियान थे कि ज़मीन आहिस्ता मिलने लगी। दोनों नीचे बैठ गए। ज़िलज़ले में शिद्दत आती जा रही थी। उनको दूर से गांव के मकान कांपते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो घरों से बाहर निकल आए थे। फिर मकानों के गिरने की आवाज़ें भी आने लगीं।
اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھیں اور مال اور اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہے تھے۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنے دماغی توازن کھو بیٹھے اور خود کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑے اور بھاگتے بھاگتے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، چاہے اس جہاں میں ہمیں برائی کا عذاب مل جائے یا اگلے میں ملے، عذاب تو ملنا ہی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی کی بددعا نہ لیں، کسی یتیم کے ساتھ برا نہ کریں۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔